मुंबई को इस तरह घुटने के बल गिराने की ताकत सिर्फ दाऊद के पास थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस से ठीक 1 महीने बाद 3 हिंदुस्तानी युवाओं को हवाई जहाज से पाकिस्तान भेजा गया। वहां गोलीबारी से लेकर RDX बिछाने तक की ट्रेनिंग दी गई। इन 3 हिंदुस्तानी युवाओं के दिमाग में जिहाद का जज्बा ठूस ठूस के भरा गया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार दाऊद के पास इस वक्त $7 बिलियन यानी तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब तक जुर्म के पेशे में आकर किसी शख्स ने इतनी दौलत कभी नहीं बनाई है। दाऊद भारत में भागने के बाद लगातार अपना नाम और पहचान बदलता रहा, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि दाऊद बिना पासपोर्ट के दुबई पहुंचा था। अब ये वो समय था जब मुंबई दाऊद की हो चुकी थी। ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा को दी गई। टाइगर जानता था कि वो दाऊद की सहमति के बिना इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाएगा। 12 मार्च 1993 को 10 सिलसिलेवार बम धमाकों से मुंबई में दहशत फैला दी गई। कहते हैं कि उस समय के UAE के ताकतवर शेख भी दाऊद से हिल गए थे। साल 1955 ये वो दिन था जिस दिन शेख दाऊद इब्राहिम कासकर पैदा हुआ। दाऊद की परवरिश मुंबई के एक झुग्गी बस्ती डोंगरी में हुई। डोंगरी इलाके को गैर कानूनी काम और अराजकता के लिए जाना जाता था। हाजी मस्तान, करीम लाला और वासु दादा सरीके जैसे बड़े बड़े माफिया यहीं से निकले थे और इसी डोंगरी में बड़ा हो रहा था दाऊद। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे, तो वहीं माँ अमीना भी एक घरेलू महिला थी। दाऊद के कुल 7 भाई और 4 बहनें थी। दाऊद का कुल परिवार 13 लोगों का था और दाऊद बचपन से ही शाही जिंदगी जीने का शौकीन था। अपने शौक और बुरी आदतों के लिए दाऊद ने कम उम्र में ही ड्रग तस्करी, चोरी, डकैती, लूटपाट जैसी चीजों को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसकी हरकतों को देखकर पिता ने पहले उसे खूब समझाया, लेकिन जब उसने जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ा तो पिता ने दाऊद को घर से बाहर निकाल दिया। अब आया साल 1970। उस वक्त मुंबई में करीम लाला और हाजी मस्तान गैंग का राज हुआ करता था और इन्हीं सबको बचपन से देखते हुए दाऊद बड़ा हुआ और बाद में करीम लाला की गैंग में शामिल हो गया। जल्द ही दाऊद और हाजी मस्तान के बीच एक झगड़ा हुआ और हाजी मस्तान ने दाऊद के 2 लोगों पर हमला कर दिया। इसके बाद दाऊद ने अपने भाई शबीर इब्राहिम कासकर के साथ ही डी कंपनी का गठन किया। देखते ही देखते डी कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी संगठित अपराधों में से एक बन गई थी। अब बात 1977 की है, जब दाऊद ने हाजी अली के स्मगलरों की बोट लूट ली थी। बस फिर क्या था, दाऊद जुर्म की दुनिया में अचानक चमकने वाला सितारा बन गया। देखते ही देखते दाऊद अंडरवर्ल्ड पर छा गया था। अब ये वो समय था जब मुंबई दाऊद की हो चुकी थी। साल 1981 में दाऊद इब्राहिम और उसके भाई शबीर को एक गैस स्टेशन में घेर लिया। इस दौरान शबीर मारा गया था। दाऊद किसी तरीके से वहां से भाग गया। 3 साल के बाद साल 1984 में दाऊद ने अपने भाई शबीर की हत्या में शामिल तीनों हमलावरों को मार डाला। 1980 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई अपराध जगत में तेजी से उभरा और उसकी पहुंच बॉलीवुड फिल्म जगत से लेकर सट्टे की दुनिया तक पहुंच गई। मुंबई में क्राइम पूरी तरीके से फैल चुका था। दूसरी तरफ दाऊद ने पुलिस की नाक पर दम कर रखा था। आप एक तरह से कह सकते हैं कि अब मुंबई दाऊद के कब्जे में थी। शराब तस्करी से लेकर हफ्ता वसूली, सारे पैसे दाऊद की जेब में जाया करते थे। अब बात 1986 की है। पुलिस को दाऊद की तलाश थी। इस दौरान दाऊद ने महजबीन शेख नाम की लड़की से शादी कर ली थी। दाऊद और महजबीन की शादी के 15 दिन बाद ही पुलिस के अंडरवर्ल्ड के सदस्यों पर लगाम कसना शुरू कर दिया। दाऊद समझ चुका था कि अब मुंबई में रह पाना मुश्किल है। एक दिन क्राइम ब्रांच की टीम ने आधी रात डी कंपनी के हेड ऑफिस मुसाफिर खाने पे छापा मारा। पुलिस अधिकारी इस 2 मंजिला इमारत में सन्नाटेदार खामोशी को देखकर हैरान थी। कहा जाता है कि इस इमारत के लोग कभी सोते नहीं थे, खास तौर के ग्राउंड फ्लोर के लोग। क्राइम ब्रांच ने एक एक कमरे का कोना कोना तलाश लिया। पुलिस उस रात सिर्फ दाऊद के चचेरे ममेरे भाई और उसके गुर्गों को ही गिरफ्तार कर पाई। पुलिस कमिश्नर DS सोमन ने दाऊद को पकड़ने के लिए इमीडिएट वारंट जारी किया था। ऑपरेशन पूरी तरीके से सीक्रेट था। DS सोमन ने दाऊद पर नकेल कसने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी थी, लेकिन दाऊद एक कदम आगे निकला। उसने परिवार समेत भारत छोड़ने का फैसला किया और रातों रात वहां से गायब हो गया। जब DS सोमन को बताया गया कि दाऊद पिंजरे से उड़ गया है तो वो हैरान रह गए थे। यकीन नहीं कर पा रहे थे कि पुलिस के भीतर भी दाऊद का इतना कंट्रोल था कि उनके सीक्रेट मिशन की खबर दाऊद तक पहुंच गई थी। अब पुलिस अधिकारियों की आमने सामने बैठकर पूछताछ की गई तो पता चला कि दफ्तर पहुंचने से 10 मिनट पहले दाऊद के पास फोन पहुंच चुका था और उसी 10 मिनट में वो वहां से रफू चक्कर हुआ था। पुलिस कमिश्नर ने मंत्रालय के एक राजनेता से भी इस ऑपरेशन की सहमति ली थी। वहीं उस राजनेता ने दाऊद को जिंदा पकड़ने के लिए कहा, लेकिन इस बातचीत पर पुलिस को उस नेता पर शक हुआ।
इस बीच दाऊद किसी तरीके से एयरपोर्ट पहुंचा और दुबई की फ्लाइट पकड़ ली। बाद में यह भी सामने आया कि दाऊद ने पहले दिल्ली के लिए घरेलू उड़ान पकड़ी और फिर वहां से दुबई के लिए कनेक्टिंग उड़ान पकड़ी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि दाऊद बिना पासपोर्ट के दुबई पहुंचा था। दाऊद का पासपोर्ट पहले से ही क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था। अब साल आया 1992। 6 दिसंबर को हिंदूवादी संगठनों के एक हजूम ने अयोध्या के एक मस्जिद बाबरी ढांचे को गिरा दिया। देश में तनाव का माहौल बन गया। इस मस्जिद में दंगे भड़के। मुंबई की सड़कों पर भी हिंसा विरोध प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान की आईएसआई ने बदला लेने का प्लान बनाया और अपने तमाम हकीमों को काम पर लगा दिया। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दोसा, टाइगर मेमन और ताहिर मर्चेंट समेत यूरोप में बसे कई दूसरे मुसलमान सरगनाओं को जुटाया। फिलिस्तीन मुक्त संगठन, अफगान मुजाहिदीन और दुबई में बसे कई सारे अरबपतियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। दुबई, अबू धाबी, लंदन, कराची समेत दूसरे शहरों में षड्यंत्र की बैठकें हुई। काफी विचार विमर्श के बाद आईएसआई ने तत्काल हमला करने का प्लान बनाया ताकि उससे बाबरी मस्जिद के बदले से जोड़कर देखा जाए। वहीं आईएसआई मुंबई के नौजवानों को ऑपरेशन में शामिल करना चाहता था ताकि इसमें किसी भी तरह का पाकिस्तान का कनेक्शन ना दिखाई दे। ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा को दी गई। टाइगर जानता था कि वो दाऊद की सहमति के बिना इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाएगा। नतीजा, हड़बड़ी में कुछ और बैठकें और बुलाई गई। इधर छोटा राजन को लेकर भी बेरुखी बरती जा रही थी। छोटा राजन ने देखा कि दाऊद इन बैठकों में घंटा कमरों में बंद रहता है, शकील भी मौजूद रहता है। बाद में दाऊद ने इस ऑपरेशन के लिए टाइगर को अपनी रजामंदी दे दी। बाबरी मस्जिद विध्वंस से ठीक 1 महीने बाद 3 हिंदुस्तानी युवाओं को हवाई जहाज से पाकिस्तान भेजा गया। वहां गोलीबारी से लेकर आरडीएक्स बिछाने तक की ट्रेनिंग दी गई। बाद में दुबई में गुप्त तरीके से उन्हें शपथ दिलाई गई। इन 3 हिंदुस्तानी युवाओं के दिमाग में जिहाद का जज्बा ठूस ठूस के भरा गया। उन्हें गुजराती दंगों में मुसलमान महिलाओं के साथ जाति के वीडियो दिखाए गए। इन युवाओं ने जबरदस्त हमला करके बदला लेने का वादा किया। अब आया फरवरी 1993। उस दिन विस्फोट सामग्री को महाराष्ट्र के रायगढ़ तट से मुंबई लाया गया। 12 मार्च 1993 को 10 सिलसिलेवार बम धमाकों से मुंबई में दहशत फैला दी गई। सुबह जब दाऊद के आदमियों ने मुंबई में आतंकी हमले के लिए बम रखने शुरू किए, उसके ठीक कई घंटे पहले टाइगर मेमन और उसका पूरा परिवार, उसके बूढ़े माँ बाप, 4 भाई, उसकी बीवी देश छोड़कर भाग चुके थे। पुलिस को टाइगर मेमन की भाभी रबीना की वैन और उसके भाई याकूब मेनन का स्कूटर रास्ते पर खड़ा मिला था। धमाके के कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए, कुछ पाकिस्तान भागने में कामयाब हुए। पूरा देश इन धमाकों के लिए दाऊद को जिम्मेदार ठहरा रहा था। मुंबई को इस तरह घुटने के बल गिराने की ताकत सिर्फ दाऊद के पास थी। भारत सरकार ने दाऊद को दुबई से देश निकाल देने का शोर मचाया। यूएई सरकार पर दबाव डाला गया। कहते हैं कि उस समय के यूएई के ताकतवर शेख भी दाऊद से हिल गए थे। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 जगह ब्लास्ट हुए थे। इसमें करीब 257 लोगों की मौत हुई और 700 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। इस घटना के बाद भी दाऊद ने मुंबई में अपना गैर कानूनी कारोबार जारी रखा। इस घटना के बाद उसने भारत से भागकर पहले गल्फ देशों में, फिर पाकिस्तान के कराची में अपना ठिकाना बनाया और परिवार के साथ वहीं रहने लगा। दाऊद भारत में भागने के बाद लगातार अपना नाम और पहचान बदलता रहा। कहा जाता है कि हुलिया बदलने के लिए उसने कई बार अपने चेहरे की सर्जरी भी कराई। दाऊद के 6 नामों में से एक शेख दाऊद हसन भी है। ये नाम पाकिस्तान में उसकी पहचान है। इसके अलावा कुछ लोग उसे डेविड या भाई भी कहकर बुलाते हैं। भारत में मौजूद लोगों को वह फोन करता है तो हाजी साहब या फिर आमिर साहब के नाम से पहचान कराई जाती है। पाकिस्तान में उसके ठिकाने की हर एक हकीकत भारत के सामने आ चुकी है। दाऊद के कराची में जिस गली में उसका बंगला है वो नो ट्राईपास जोन है और वहां पर पाकिस्तान रेंजर्स का कड़ा पहरा रहता है। दाऊद को आईएसआई का भी संरक्षण प्राप्त है। अमेरिका ने उसे आतंकी घोषित कर रखा है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार दाऊद के पास इस वक्त $7 बिलियन यानी तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब तक जुर्म के पेशे में आकर किसी शख्स ने इतनी दौलत कभी नहीं बनाई है। लेकिन कहते हैं आज भी दाऊद का दिल मुंबई में धड़कता है, जिसने इतने माओं की गोद सूनी करी और पता नहीं कितने लोगों की आंख में आंसू दिए। वो आज भी पाकिस्तान के अंदर ऐशो आराम से रह रहा है और आज भी अपने गैर कानूनी धंधे को चला रहा है। सरकार चाहे जितने वादे करे, लेकिन आज तक वो दाऊद को भारत वापस नहीं लेकर आ पाए। हालांकि इस बीच कई बार खबरें उड़ी दाऊद को जहर दे दिया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि आज तक कभी नहीं हो पाई है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।